हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 2021 का जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो पार्ट है, जो गैट-बी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसका हमने डिस्कशन किया था। और उससे पहले 2020 का, तो 2022 का आज मैं डिस्कस करूँगा। तो आप देख पाएंगे कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पहले, उसमें कितना रिपीटेशन होता है, कंसेप्ट बार बार सेम तरह का पूछा जाता है। तो इससे आपको जो आपका जो प्रिपरेशन है उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम इन ई कोलाई। क्या होगा? डीएनए पॉल 3। तो डीएनए पॉल 3 क्या करता है? इलोंगेट द डीएनए। एंड उसके साथ साथ जो आपको चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है विच इज़ प्रेजेंट इन डीएनए पॉल 1। एंड बाकी जब देखिए, बाकी जो डीएनए पॉलीमरेज है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। नेक्स्ट जो पूछा जा सकता है दैट इज़ अबाउट डीएनए पॉल 4 एंड पॉल 5। क्वेश्चन बना नहीं है। डीएनए रिपेयर एंड इससे रिलेटेड हैं ये दो, ये हैं ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो आप इसको ज़रूर से, ये चार्ट को ज़रूर से ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन फिर से दोबारा बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ हिस्टोन के बारे में। तो हिस्टोन आर टाइटली बाउंड टू द डीएनए बिकॉज हिस्टोन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, है ना। अगर फॉस्फेट है तो इसके वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, हिस्टोन नेगेटिवली नहीं है। हिस्टोन गेट एसिलेटेड बाय द एक्शन ऑफ एसाइल ट्रांसफर, इससे साथ डीएनए का कुछ लिंक रिलेशनशिप नहीं है। हिस्टोन सर हाईली हाइड्रोफोबिक, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इससे और एक जो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सा दो अमीनो एसिड प्रेजेंट है हिस्टोन में, लाइसिन और आर्जिनिन। ये दो मेजर हैं अमीनो एसिड, जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, वो पाया जाता है हिस्टोन में, जो क्या करता है डीएनए के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द एंजाइम कैटलाइज द स्ट्रैंड सेपरेशन इन द रेप्लिकेशन फॉर्म। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डीएनए हेलिकेज। नाम से ही पता चल रहा है, इट ब्रेक्स द हेलिक्स एंड ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस बेसेस, एडेनिन थाइमिन के बीच और गुआनिन साइटोसिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन से और डीएनए गाइरेज से। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन से क्या पूछा जा सकता है? फंक्शन। सेम चीज़ मैं बताता हूँ कि फंक्शन पूछेगा। डीएनए गाइरेज क्या क्या होता है? फंक्शन पूछेगा। तो ये दो एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है इस, ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल आरएनए इन प्लांट डू नॉट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय द क्लीवेज ऑफ एमआरएनए। एसआईआरएनए एमआईआरएनए के बारे में क्वेश्चन है। तो जो नॉर्मल एमआईआरएनए और एसआईआरएनए है, और ये जो ट्रांस एक्टिंग आरएनए है, एसआईआरएनए है, दिस आर द पार्ट ऑफ एसआईआरएनए। ये दोनों, ये जो तीन हैं, ये क्या करते हैं? क्लीवेज ऑफ एमआरएनए करते हैं। मतलब एमआरएनए जो है, जो बना है सिंथेसाइज्ड एमआरएनए, उसको रेगुलेट करने के लिए क्लीवेज कर देते हैं, ताकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो जीन एक्सप्रेशन ट्रांसलेशन ना हो पाए। तो जो प्रोसेस है वो क्या होता है? क्लीवेज ऑफ एमआरएनए। तो बाकी जो पता है, ये हेट्रोक्रोमाटिन एसआईआरएनए जो हैं, ये क्या करते हैं? दिस इज डू नॉट रेगुलेट दिस एक्सप्रेशन बाई क्लीवेज ऑफ एमआरएनए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसआईआरएनए और एमआईआरएनए का मैकेनिज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डिग्रेडेशन एंड इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन एसआईआरएनए एमआईआरएनए से। इस 2022 में भी और एक क्वेश्चन बना है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एसआईआरएनए एमआईआरएनए मीडिएटेड जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर गैट-बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे होता है कि हेट्रोजीनस आरएनए प्रोसेसिंग। अब ये जो हेट्रोजीनस आरएनए और क्या होता है, ये इसको पहले समझते हैं। तो जो हमारे जो आपका जो डीएनए है, उसके अंदर क्या रहता है? इंट्रॉन्स। अब इंट्रॉन्स क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद प्रेजेंट रहता है डीएनए में, जो क्या नॉन फंक्शनल है। अब फंक्शनल प्रोडक्ट बनाने के लिए एमआरएनए का जो प्रोसेसिंग होता है उसको बोला जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, नॉट ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। अब इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है? एक है कैपिंग, दूसरा है पॉली ए टेल, उसके बाद क्या होता है? इंट्रॉन्स का रिमूवल, जिसको बोला जाता है स्प्लाइसिंग। अब देखिए ये जो कैपिंग है, कैपिंग बना होता है 7 मिथाइल गुआनिसिन से, और जो पॉली ए टेल है वो कुछ नहीं, स्ट्रेच ऑफ
ऐसे एडिनिन को जोड़ा जाता है बाय अ एंजाइम नोन एज पॉलीमरेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट साल। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज़ पूछा गया है कि कैपिंग में क्या होता है। तो जो स्टेटमेंट है पढ़िए देखिए, कैपिंग इज ऑकर्स बाय द एडिशन ऑफ मिथाइल एडिनोसिन, जी नहीं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट to the 5' end. During tailing about 200 to 300 aneryl residue are added to the 3' end. ये बिल्कुल सही है, पर पहला स्टेटमेंट गलत है, 7 मिथाइल गुआनोसिन। ठीक है, ये आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक रिप्रेसर ऑफ इकोलाई कंटेंट्स डैश डीएनए बाइंडिंग मोटिव, इट विल बी हेलिक्स टर्न हेलिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली पूछा गया है। अब देखिए हेलिक्स टर्न हेलिक्स से क्या क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि ये और कहाँ पाया जाता है, कैप प्रोटीन में, लैम्डा रिप्रेसर में। ये क्या करता है, ये सेम तरह का डीएनए बाइंडिंग मोटिव प्रेजेंट रहता है जैसे लैक रिप्रेसर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला आरएनआई से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। RNAi or post-transcriptional gene silencing is a conserved biological response to the presence of, ये होगा आपका डबल स्ट्रैंड RNA, यहाँ पे एस मिसिंग है, ये है डबल स्ट्रैंड RNA। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिगर से वाटसन का फिगर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डबल स्ट्रैंड RNA क्या कर रहा है, डाइसर एक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ट्रांसलेशन, इनहिबिशन और डिग्रेडेशन और एम्प्लीफिकेशन में बाय हील्स ऑफ। ये भी एंजाइम इंपॉर्टेंट है, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिच कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो आपका जीन साइलेंसिंग का पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गैट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सील्ड ऑफ निक ड्यूरिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट, कहाँ बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड में। मैं बार बार बताता हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है उसके बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा। डीएनए लाइगेज विज बी द आंसर, क्या करता है, पहला काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1, जो क्या करेगा, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को हटा देगा, उसके जगह डीएनटीपी, जो डीएनटीपी है उसको ऐड करके सील करने का काम डीएनए लाइगेज। ठीक है, जो ये बाकी प्रोटीन है, हेलिकेज के बारे में ऑलरेडी पूछ लिया, टोपोआइसोमरेज के बारे में पूछ सकता है, पॉलीमरेज के बारे में पूछ लिया। आप देखिए एक एग्जाम में ये 3 प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी पूछ लिया है। अब एक्सपेक्टेड डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 और 2, इससे भी जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है प्रोटीन्स। नेक्स्ट, सेल्फ लाइसिंग इंट्रॉन्स आर एन एग्जाम्पल है। अब देखिए सेल्फ लाइसिंग इंट्रॉन से समझने पहले, जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रॉन के बारे में बताया, अब इंट्रॉन का रिमूवल का भी कुछ टाइप्स होता है। एक है सेल्फ स्प्लाइसिंग, मतलब खुद अपने आप काम कर सकते हैं, एंड ड्यू टू दिस जो कैटालिटिक मशीनरी जो प्रेजेंट होता है उनके बीच है, इट इज़ RNA एंजाइम विच इज़ एनकोडेड बाय इंट्रॉन इटसेल्फ विच इज़ नोन एज राइबोजाइम। तो इसका ऑप्शन होगा राइबोजाइम। जो स्प्लाइसियोसोम है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ दिस स्प्लाइसियोसोम मशीनरी, यहाँ पे देख सकते हैं 2, 4, 5, 6, उसके बाद ये लैरिएट फॉर्मेशन करके ये स्प्लाइसिंग होता है। तो जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन है उनके पास दिस दे आर द एग्जाम्पल ऑफ राइबोजाइम। आई होप दिस इज़ क्लियर। इससे क्वेश्चन एक बन सकता है कि स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म क्या क्या हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के बारे में कि एटीन्यूएशन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन एटीन्यूएशन होता है, एटीन्यूएशन ऑफ ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन इज पॉसिबल इन बैक्टीरिया, जरूर पॉसिबल है। इसका मेजर रीज़न क्या है, देखिए रीज़न क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, वेरी गुड, एग्जैक्टली सही है। both assertion and reason are correct and it is a correct explanation of this assertion। ये जो रीजन है, पहला चीज़ समझिए, ये जो आपका जो आपका जो एटीन्यूएशन का प्रोसेस है, एटीन्यूएशन का प्रोसेस इसलिए काम करता है कि ये बैक्टीरिया के केस में एक ऐसा टिपिकल एग्जाम्पल है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दिस आर द कपल्ड प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही फट से ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये एटीन्यूएशन पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन सही है। अब देखिए इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दैट इज दिस, कि अगर आपका हेयर पिन 2 और 3 पोजीशन पे बन रहा है एटीन्यूएशन के दौरान, आप देखेंगे एटीन्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी रखते हैं, तो जो 3 और 4 पोजीशन पे जब ये जो हेयर पिन लूप बनेगा दैट विल इनहिबिट दिस ट्रांसक्रिप्शन एंड टर्मिनेशन हो जाएगा। और 2 और 3 के बीच अगर हेयर पिन बनता है, सो दिस ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ लो ट्रिप्टोफैन, ये ट्रिप्टोफैन बनाएगा ये ओपेरॉन बाय हेल्प ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। तो
तो ये जो एटीन्यूएशन का प्रोसेस है ये फिर से इंपॉर्टेंट बनता है इन कंटेक्स्ट टू ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन से जो नेक्स्ट सवाल बन सकता है आने वाले साल में 2024 के लिए भी आप सजेशन मान सकते हैं, ये वाला पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द स्टॉप कोडॉन लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन बिकॉज, सीधी बात कि टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है, स्टॉप कोडॉन को कोई टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो जो ऑप्शन होगा, additional factor helps bring about the release of the tRNA from P site, the release of the mRNA from the ribosome and the dissociation of the ribosome। देखिए यहाँ पे जो काम करते हैं दैट इज रिलीज फैक्टर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब टर्मिनेशन कोडॉन आया इसके रिगार्डिंग, मतलब इसका जो जैसे हम देखते हैं कि इन रिगार्डिंग टू दिस एमाइनो एसिड, यहाँ पे जो एमाइनो एसिड प्रेजेंट है उसको कैरी करके लेके आएगा, कोडॉन एंटी कोडॉन रिकॉग्निशन होगा एंड ये राइबोसोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अभी जो रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर क्या करते हैं, काम करते हैं इन अगर ये टर्मिनेशन कोडॉन आता है ये रिलीज फैक्टर आके बाइंड करता है एंड ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है और सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेशन टर्मिनेशन हो जाता है। तो इसका एक मेजर रीजन है कि ये जो स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन का कॉरस्पॉन्डिंग टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है सेल में, ठीक है। तो ये इसका रीजन होगा कि देयर इज नो टीआरएनए कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टॉप कोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन से देखिए, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, देखिए दोनों ओपेरॉन से क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव ये है पार्शियल डिप्लॉयड और मेरोजाइगोट के केस में, दो केसेस में कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होता है। एक है आपका कि ओसी, मतलब आपका ये ऑपरेटर रीजन है, यहाँ पे रिप्रेसर कहाँ बाइंड करता है, ये रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे। अगर रिप्रेसर ही नहीं बाइंड कर पाए तो ये क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस हो जाएगा। तो पहला एक ऑप्शन होगा, अगर आपको ये ओ सी कहीं पे दिखे, दिस ओ सी, इफ ओ सी इज प्रेजेंट इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिव, सो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और एक कंडीशन होता है जहाँ पे रिप्रेसर ही अगर नहीं बाइंड मतलब बन पाए, जो सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर इज ऑल्टर्ड, यहाँ पे देखिए ऑपरेटर बाइंडिंग रीजन ऑफ रिप्रेसर इज ऑल्टर्ड, मतलब सिंथेसिस में ही गड़बड़ हो गया अगर रिप्रेसर का, तो म्यूटेंट रिप्रेसर जीन, तो नो लैक्टोज प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन पाया जाएगा। तो आप देखिए कहाँ पे आई माइनस है, आई माइनस ये दो कंडीशन में है। अब और एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पे आई प्लस है और यहाँ पे आई माइनस है, आई माइनस है, तो आई जो माइनस है ये तो नॉन फंक्शनल है पर ये पार्ट तो फंक्शनल है ना, तो इससे क्या हो सकता है, रिप्रेसर आके दूसरे ऑपरेटर में भी बाइंड करके रिप्रेसर कर पाएगा। तो दोनों जगह ये म्यूटेंट होना चाहिए तभी जाके ये कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस होगा। तो बी एंड डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए। तो यहाँ पे बोला है एंटीबायोटिक्स, अब फेवरेट है, सब हर जगह पूछा जाता है, जैम, सीयूईटी, गेट बी, हर जगह पूछा जाता है। और देखिए ट्विस्ट नॉट करेक्ट, कौन होगा नॉट करेक्ट, ऑप्शन मिला के क्रॉस चेक करते हैं। पहला चीज़ यहाँ पे बोला है टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन से एक डायरेक्ट स्टेटमेंट वाटसन से देखिए, ए साइड ऑफ द 30th सब यूनिट इनिबिट्स अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग टू द ए साइड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो करेक्ट है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना, तो ए सी डी चला जाएगा। अब बचा है रिफाम्पिसिन, क्लोराफेरिकॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब प्यूरोमाइसिन में क्या होता है देखते हैं। कॉजेज प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, मिमिक्स 3' एंड ऑफ द एमाइनो एसिड टीआरएनए इन द ए साइट एंड एक्ट्स एज ए एक्सेप्टर। प्यूरोमाइसिन के बारे में आप जब देखेंगे, प्यूरोमाइसिन के बारे में आप जब देखेंगे, कहाँ है प्यूरोमाइसिन, यह रहा प्यूरोमाइसिन। चेन टर्मिनेशन मिमिक्स द 3' एंड ऑफ द एमाइनो एसिड टीआरएनए इन द ए साइट एंड एक्ट्स एज ए एक्सेप्टर फॉर द नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन ई भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना, तो डी ई ये भी गलत हो गया। अब बी क्या है, बी तो गलत लग रहा है कि बी दो ऑप्शन में, तो बी सही होगा। अब देखिए सी को पढ़ते हैं, क्लोराम्फेनिकल इनिबिट्स EF-TU फंक्शन। अब क्लोराम्फेनिकल के बारे में पढ़ते हैं। क्लोराम्फेनिकल क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में काम करते हैं। अब क्या करते हैं, क्लोराम्फेनिकल ब्लॉक्स करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ ए साइट एमाइनो एसिड टीआरएनए फॉर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन। तो ये जो ऑप्शन होगा दैट विल बी योर क्लोराम्फेनिकल के बारे में अगर पूछा है, सो दिस ऑप्शन विल बी। आप यहाँ पे अगर देखें थोड़ा ध्यान से, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है उसको तो जरूर से ज़रूर करना है। तो जो इसका आप और भी चीज़ अच्छे से देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे पूछा गया ये EF-TU के बारे में, यहाँ पे एक है कि कीरोमाइसिन का जो काम है यहाँ पे EF-TU का इस रिलेटेड प्रिवेंट्स कॉन्फर्मेशनल चेंज एसोसिएटेड विद जीटो हाइड्रोलिसिस एंड देयरफॉर EF-TU रिलीजेस।
सो जो ये वाला ऑप्शन है ये भी गलत होगा आपका। सो बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, ये भी गलत होगा। इसका काम है आपका क्लोरामफेनिकॉल का ब्लॉक्स करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ ए साइट अमीनो एसिड टीआरएनए फॉर पेप्टाइड ट्रांसफरेज रिएक्शन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुलेशन ऑफ रैक ओपेरॉन इज नेगेटिव एज, क्यों एज, तो द लैक्टोज बाइंड विद द इंड्यूसर टू एक्टिवेट द ओपेरॉन, एक्सप्रेशन ऑफ द ओपेरॉन इज ब्लॉक्ड बाय एन एक्टिव रिप्रेसर। अब जो नेगेटिव रेगुलेशन है पॉजिटिव रेगुलेशन है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए, तो जो नेगेटिव कंट्रोल है लैक्टोज इंड्यूसेबल सिस्टम है कि आपके पास एक रिप्रेसर है जो क्या करता है, बाइंड करता है, आपका रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट में बाइंड करता है और जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको रोकता है। तो यही एक कारण है कि जो लैक ओपेरॉन इज अ नेगेटिवली रेगुलेटेड ओपेरॉन एंड इसका एक ही रीज़न होगा, दैट इज दिस एक्सप्रेशन ऑफ ओपेरॉन इज ब्लॉक्ड बाय एन एक्टिव रिप्रेसर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो लैक ओपेरॉन से ऑलरेडी 2 क्वेश्चन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से 1 क्वेश्चन। तो जो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन है आप मान के चलिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। गैट बी हो, CUET हो, जैम हो, कहीं भी आप जाइए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन DNA पॉलीमरेज डिस्टिंग्विश बिटवीन राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड DNTPs while synthesizing newly DNA strand along, although RNTPs are present at approximately 10-fold higher concentration in the cell, they are incorporated at a rate that is more than 1000-fold lower than the DNTPs. This is because, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये वाटसन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाटसन में एकदम सेम, एकदम हुबहू सेम स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका जो कारण होगा आप देखिए, RNTPs के केस में स्टेरिक एक्सक्लूजन के वजह से यहाँ पे देखिए एडिशनल OH के प्रेजेंस में ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटेड अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जो क्या करता है इस पॉकेट में, देखिए ये DNTP कैसे पॉकेट में फिट हो गया, RNTP ये पॉकेट में फिट नहीं हो पाया क्योंकि इसका वजह है कि एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट। तो दिस इज ड्यू टू दिस स्टेरिक एक्सक्लूजन। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है वाटसन से, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। DNTPs और RNTPs में RNTP ज़्यादा होने के कारण भी DNTP इनकॉर्पोरेट क्यों होता है, इसका एक ही रीज़न है, दैट इज़ ड्यू टू स्टेरिक एक्सक्लूजन। जो साइट है उसमें फिट नहीं हो पाता, इसलिए ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेसिवली हायर लेवल ऑफ क्रोमाटिन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है DNA ऑर्गेनाइजेशन से। तो पहला चीज़ जो बनता है दैट इज़ न्यूक्लियोसोम, देखिए बीड्स ऑन स्ट्रिंग, देन 30 नैनोमीटर फाइबर, देन रेडियल लूप डोमेन। मैच करते हैं, पहला है न्यूक्लियोसोम, पहला ये देखिए ये, तो ऑप्शन सी चला, 2 ऑप्शन चला गया। सेकेंड इज 30 नैनोमीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट, 1 इज करेक्ट, सी नहीं बनेगा, जो लूप डोमेन नेक्स्ट बनेगा। तो इसको एक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में बेस्ड। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस इन विच दे लीव द राइबोसोम। तो जब ये टर्मिनेशन हो जाता है, जो रिलीज फैक्टर टर्मिनेशन कोडॉन आता है, तो पहले जो चीज़ रिलीज होगा दैट विल बी द पॉलीपेप्टाइड चेन। जब सिंथेसाइज हो जाएगा, देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन फट से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या रिलीज होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ऑप्शन ये चला गया पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद क्या रिलीज होगा, tRNA, उसके बाद होगा आपका mRNA। ये फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। तो पहले आपका नेसेंट पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाएगा, देन आपका tRNA रिलीज हो जाएगा, देन mRNA रिलीज होगा, उसके बाद ये दोनों सब में डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, आराम से ये चीज़ होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन। DNA डैमेज के बाद अब जो म्यूटेशन पार्ट है, ये तो पेटेंटेड सवाल है, पूछा जाता है हर साल एक ना एक। मैच द फॉलोइंग, बहुत आसान है, देखिए साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस, फ्रेमसीड, नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब स्टॉप कोडॉन आ जाना, नॉनसेंस है ना, जो सिंथेसाइज होगा उस प्रोटीन वो है कोई काम का नहीं। अमीनो एसिड इट इज चेंज टू ए स्टॉप कोडॉन। सी का हो जाएगा 1। देखिए एक ऑप्शन ही करेक्ट है, आपको दूसरा चीज़ जानना ही नहीं है। साइलेंट म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाए पर पता भी नहीं चले। तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज़ A4, अमीनो एसिड सीक्वेंस इज अनचेंज। सीक्वेंस कुछ चेंज नहीं होगा, जो प्रोटीन है सेम की सेम बनेगा। नो म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस, साइलेंस। द न्यू कोडॉन एनकोड सेम अमीनो एसिड, देयर इज नो चेंज इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस। मिससेंस मतलब क्या होगा, यहाँ पे न्यू कोडॉन एनकोड्स डिफरेंट अमीनो एसिड, देयर इज ए चेंज इन अमीनो एसिड सीक्वेंस।
तो इस केस में चेंज नहीं होगा, इस केस में चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होकर क्या होगा, स्टॉप कोडॉन ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप हाईलाइट कर लीजिए अपने नोट्स में और उसमें नोट्स को डाल लीजिए। चलिए यहाँ तक देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चन से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, लगभग अब 10 से 12 क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। यहाँ पे तो 12 से ज़्यादा था। तो एज एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिससे क्वेश्चन हर साल बनेगा, हर साल बनता भी रहता है। तो आप जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।